दोस्तों नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स 2 मैं अजय कुमार झा। आज 7 तारीख है, 7 फरवरी। आज तो खैर बातें बहुत हुई हैं, परंतु जो इस बात पर आज मुझे अपनी बात रखनी है वो है इंडिया पॉलिटिक्स। अपोजिशन खेमे से क्या स्थिति है, और वो टोटलिटी में नहीं, आज मैं 2-3 राज्यों के ही विषय में बात करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु, 3 राज्यों पर बात करूँगा। ज़्यादा लंबी बात नहीं होगी, राज्य 3 ही हैं जिस पर डिस्कशन करने हैं, परंतु ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है। अपोजिशन खेमा जो है, जो INDIA या इंडिया या इंडी, अलग अलग नामों से, इंडिया अलायंस मतलब इंडी अलायंस वगैरह वगैरह अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं। तो इसमें स्थिति क्या है, अभी क्या है। अभी मैं जब इन 3 राज्यों के संदर्भ में बात करूंगा तो कुछ खास है, जिसलिए यही 3 राज्य आज की तारीख में मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल तो हम करते ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, राज्यवार भी करेंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, क्या स्थिति है अपोजिशन खेमे का और क्या स्थिति है पोजीशन खेमे का, मतलब जो सत्ता में है जो पार्टी NDA, उनकी क्या स्थिति है, उस पर भी हम चर्चा करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। पर आज जब इन 3 राज्यों की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र से ही बात शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा था कि भाजपा की सरकार जब आई, फिर बाद में वो शिंदे साहब की सरकार बन गई। ऑफ कोर्स भाजपा साथ रही, मतलब NDA की सरकार बनी रही। बाद में अजीत पवार जी भी आ गए, और इस बीच में हम लोगों ने देखा कि अपोजिशन खेमे से, जैसे कि शिंदे साहब उस समय तो अपोजिशन खेमे में ही थे जब वो उद्धव ठाकरे जी के साथ थे शिवसेना में, तो उनके साथ ही थे, परंतु वहाँ से टूट करके वो इधर आ गए। तो जो ताकत थी अपोजिशन खेमे की वो तो ऐसे ही आधा हो गई। वही हालत शरद पवार जी के साथ जो NCP थी, आपको पता ही है कि जब उनके भतीजे अजीत पवार जी वो भी आ गए NDA खेमा में, तो वहाँ उनकी भी ताकत कम हो गई। और इस बीच में जो मसला इलेक्शन कमीशन में चला और फिर लोग वहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी में भी चला, तो अंत में यही हुआ कि जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, अब वो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना हो गई। तो वो ताकत लेकर के वो इधर आ गए, तो अपोजिशन खेमा वहाँ कमज़ोर पड़ा। और अब अभी अभी आज और कल जो घटनाक्रम चला है, उसमें आप देखिए कि शरद पवार जी की NCP पार्टी के साथ भी यही गति हो गई। वह जो अपोजिशन खेमे में जितनी ताकत के साथ थी, और अजीत पवार जी जब शरद पवार जी के भतीजे वापस एक बार फिर से सरकार में शामिल हुए भाजपा के साथ, तो यहाँ NCP भी कमज़ोर हुई। और अब तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने भी साफ साफ कह दिया कि भैया जो असली शिवसेना NCP है वो तो अजित पवार जी का ही है। जो यार्ड स्टिक उसने इलेक्शन कमीशन ने पहले भी रखा था, और बाद में यहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी में भी, असेंबली में भी उन सब चीज़ों को दोहराया गया, खासकर शिवसेना के संदर्भ में जो हुआ था, शिंदे साहब के संदर्भ में हुआ, और बाद में कुछ वैसा ही फिर यहाँ भी हुआ। तो जिन जो लिटमस टेस्ट के जो भी आधार तैयार किए गए थे वो कॉमन ही रहा। अल्टीमेटली फिर यहाँ भी वो अपोजिशन खेमा कमज़ोर पड़ा। मतलब जो मजबूती के साथ खड़ा था INDIA खेमा में, जो 2 दल खास करके शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी, तो उनकी ताकत तो आधा हो गई। और वैसे कह नहीं सकते हैं, हो सकता है आधे से भी ज़्यादा कम हो जाए, ये तो इलेक्शन में पता चलेगा। या हो सकता है आधे से थोड़ा ही कम हो, या आधे से कुछ ज़्यादा कम हो। अब वो सब तो इलेक्शन के रिजल्ट बताएंगे, परंतु स्थिति यह हुई कि जो असली पार्टियां हैं वो यही हुई, जिन्हें जो निकल करके बाहर आ गई वही असली पार्टियों के रूप में दर्ज हो गई। तो महाराष्ट्र में
भाजपा की स्थिति या एनडीए की स्थिति अब आज की तारीख में काफ़ी मजबूत दिख रही है। और अगर हम अब इधर यूपी आ जाते हैं तो यूपी में वैसे तो सब ठीक ठाक चल ही रहा था। और हाँ, इसके पहले एक बार मैं फिर महाराष्ट्र पर ही बात कर लेना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में जितनी सीटें हैं, 48 सीटें हैं, तो अब वहाँ संभवतः यस, तो अब उसमें मेजॉरिटी भाजपा को लाना है। अब अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी पार्लियामेंट में भी कह दिया कि उन्हें 370 सीट लाने हैं। 400 के पार एनडीए खेमा को जाना है, खुद भाजपा को 370 तो निश्चित ही निश्चित होने हैं। तो अब ऐसे में अभी एक बात तो साफ दिख रही है कि जितना भी जो कुछ भी जहाँ भी जैसे भी दिख रहा है उसमें तो दिख ही रहा था कि भाजपा निकलने की स्थिति पर है। लेकिन अब उसके बावजूद भी अब दूसरी पार्टियों को ये साथ लेकर के चलने की कवायद यह क्यों कर रही है? हालांकि भाजपा महाराष्ट्र में ये स्थिति नहीं हुई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में तो ये सब चीज़ें पहले चल रही थी। तो इसलिए अब चूंकि जो मूल पार्टी थी अब वो शिफ्ट करके जो लोग बाहर निकले उनके साथ वह मूल पार्टी बिल्कुल ये हो गई, मतलब उसे लेवल मिल चुका है, तो वो फ़ायदा तो उनको मिलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो उसकी वजह से भाजपा को वहाँ भी बढ़त हासिल करने में सुविधा होगी। लेकिन भाजपा से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो सुविधा एनडीए को होगी, क्योंकि भाजपा में जब एनडीए की एक दोनों खेमा, जब एनडीए में जब वो शिवसेना से भी लोग आए हैं और एनसीपी से भी आए हैं और कुछ पार्टियां तो पहले से भी हैं ही, अठावले साहब की पार्टी है और भी कुछ है, तो फिर इसलिए पूरा का पूरा तो मसला इनके खाते में जाने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, एनडीए को बढ़त मिलने की संभावना मुझे दिखने लगी है। और अगर हम इसी को आगे बढ़ाते हुए यूपी में पहुंचे तो यूपी में भी स्थिति तो सब ठीक ही थी। 64 सीट पिछली बार इन्होंने लिया था, मतलब भाजपा के खाते में आई थी। तो अब वैसे में इस बार अब 80 सीट है वहाँ। और लेकिन एक और नई घटना जो घट गई उसमें है जयंत सिंह जी की। जयंत सिंह जी अभी तक तो अपोजिशन खेमे में थे, और अपोजिशन खेमे में होने की वजह से वैसे उनको कोई खास फायदा हो नहीं पा रहा था। 19 में भी नहीं हुआ, वो हम लोगों ने साफ साफ देखा है। तो हालांकि अभी उन्हें INDIA खेमे से 7 सीटों का ऑफर था और 7 सीट पर वो लड़ने का मन बना रहे थे। लेकिन अब इधर से पता चला है कि 3 या 4 सीट पर इनकी बात बन रही है एनडीए के साथ। तो इन एनी केस अब ये जयंत सिंह जी आने वाले हैं। क्योंकि जयंत सिंह जी जब अकेले लड़ते हैं तब तो वो कुछ खास कर नहीं पाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाती है स्थिति। कुछ वैसी ही स्थिति है जो हमारे यहाँ बिहार में जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं, खास करके जो चिराग पासवान जी अभी जिससे जुड़े हुए हैं, जो अपने पिता की जो उनकी पार्टी है, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही होता रहा था। जब स्वयं उनके पिताजी भी थे तो रामविलास जी, तो वही लोजपा जो उनकी पार्टी थी उसमें भी वही हुआ। जब भी वो किसी बड़े धड़े के साथ रहे तो उन्हें सीटें मिली, जब बड़े धड़े के साथ नहीं रहे तो सीटें उस तरह से नहीं मिल पाई। तो जो पार्टी जिसका सेगमेंट सपोर्ट बेस कम होता है वो जब तक किसी दूसरे के साथ अलाइन नहीं करेगा उसे उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। वही हाल जयंत सिंह जी की स्थिति भी थी, लेकिन उसको उन्होंने अब मन बना लिया है कि वो भाजपा के साथ जुड़ेंगे, मतलब एनडीए के साथ आएंगे। और तो अब देख रहे हैं कि INDIA इंडी खेमा जो है यूपी में भी कुछ आहिस्ते आहिस्ते और कमज़ोर होते हुए, चूँकि वैसे भी भले ही जयंत सिंह जी की पार्टी नहीं जीतती, लेकिन अच्छा एक साइजेबल वोट तो वो काट ही सकती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ है। वैसे भाजपा की भी अपनी वहाँ पकड़ है, ऐसी बात नहीं है कि भाजपा वहाँ अपनी पकड़ से बिल्कुल बाहर है। लेकिन अब इनके आ जाने से इंडी खेमा वहाँ कमज़ोर हुआ, यह बात बिल्कुल साफ दिख रहा है मुझे। और अब अगर हम वहाँ यूपी की स्थिति तो हम देख ही रहे हैं कि वही स्थिति हुई कि वहाँ भी अब अपोजिशन खेमा कमज़ोर पड़ता। और ममता जी का जहाँ तक सवाल है वो तो पहले ही कह चुकी हैं। उन्होंने तो कई बार कुछ शर्तों को रखा था कि उन्हें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आप बना लीजिए तो वो आ जाएंगी, लेकिन वो सब बातें
मुझे लग रहा था कि ऊपरी तौर पर ही चल रही है, हालांकि वो भतीजा की वजह से, वो अपने भतीजे की वजह से जिसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, वो उनका भी मन हो रहा था कि वो इधर आ जाए, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। तो पहले से भी जो स्थिति थी कमज़ोर ही थी। अब जयंत सिंह के आ जाने के बाद से अपोजिशन खेमा, जो इंडी खेमा है, वो वहाँ और भी ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, एक बात ही। और इधर अब तमिलनाडु को भी देख लीजिए, जब से ये अन्नामलाई जी, जो भूतपूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, यंग हैं, और 10-12 साल का उनका एक बहुत ही निर्विवाद छवि, एक ज़बरदस्त आईपीएस ऑफिसर के रूप में वो जाने जाते रहे थे, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। बाद में जब उन्होंने बिल्कुल अब राजनीति में आना चाहा और अपने जॉब से इस्तीफा दे दिया, वो इधर आ गए, तो फिर भाजपा ने उन्हें एकदम सीधे हाथों हाथ ले लिया और वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। और उनके आने के बाद से तमिलनाडु में भाजपा जिस स्थिति से बढ़ रही है, जिस स्पीड से बढ़ रही है, उसके तो रिजल्ट्स जब आएंगे तब पता चलेंगे। लेकिन अभी जो उसके जो शुरुआती लक्षण हैं, वो सब तो दिखने लगे ही रहे थे। वहाँ भी जहाँ इसका कोई बेस नहीं रहा भाजपा का, वहाँ उसका बेस बनना शुरू हो गया। मोदी जी भी बार बार उधर जा रहे हैं, तमिलनाडु भी गए हैं, केरल भी गए हैं, लेकिन चूंकि अभी हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि इन राज्यों को मैं दक्षिण के राज्य कहूँगा, चूँकि बहुत सारे लोग, मैं यकीनन कह सकता हूँ कि जब प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति बिहार जाता है, बंगाल जाता है, मध्य प्रदेश जाता है, तो हम इस बात की, मीडिया वाले ये चर्चा नहीं करते हैं कि उत्तर के राज्यों में, लेकिन जब उधर ये लोग जाते हैं तो ये मीडिया वाला जोर जोर से समा बना करके कहता है दक्षिणी राज्यों, दक्षिण के राज्यों में, दक्षिण में। बताइए, इस तरह से आपने सुना है क्या? लेकिन हमारे यहाँ मीडिया तो मीडिया है भाई, तो उसकी तो कोई बात नहीं है। तो लेकिन खैर वो तो थोड़ा डाइवर्सन है। लेकिन बात यह है कि तमिलनाडु में अब अभी जो आज जो घटना घट गई है 7 तारीख को, अब देखिए करीब 16 AIADMK के बड़े नेता, जिसमें से कई MLA रहे हैं, एक आध लोग तो उसमें से MP भी रहे हैं, वो लोग अब भाजपा में जुड़ रहे हैं। तो अब इससे DMK की स्थिति तो कमज़ोर होगी, और DMK की स्थिति और भी कई कारणों से कमज़ोर होगी। एक तो वहाँ जो एक्टर हैं विजय जी, वो भी अब आ रहे हैं वहाँ, उनकी पार्टी बना करके। अगर वो आ ही गए, चूँकि वो काफ़ी पॉपुलर वहाँ हैं, तो DMK का अपना बेस जो वोट उनको मिलना था, तो उसमें थोड़ा तो छिद्रान्वेषण होगा। और इधर ये है तो, और प्लस खुद जो भाजपा जो अपनी स्थिति मजबूत कर रही है, उसके साथ साथ जब अब AIADMK से लोग उसमें आने लगे, कल होकर के DMK से भी अगर आने लगे, चाहे और दूसरी पार्टियों से भी अगर आने लगे, ऑब्वियसली तमिलनाडु में भी स्थिति अब क्या होगा कहना मुश्किल है। हो सकता है कि अंत में ये अपना इरादा बदल लें, लेकिन अभी जो स्थिति लग रही है उससे लग रहा है कि इंडी खेमा तमिलनाडु में भी कमज़ोर पड़ता जा रहा है, और कमज़ोर पड़ने की संभावना है। और भाजपा ठीक रिवर्स ऑर्डर में वो मजबूत स्थिति में जाने वाला है। तो अब ये है, अब वैसे तो बहुत है, बिहार की भी बात हम कर सकते हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि बिहार की बात आज छोड़ दूँ। और भी बहुत राज्य हैं जिस पर मैं फिर बात करता रहूँगा। अभी और भी राज्य हैं पूरे देश की, अगर आप बात करेंगे तो सभी राज्यों में एक दो राज्य की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज मैं यहीं अपनी बातों को विराम देता हूँ, लेकिन आपसे मैंने यह आग्रह करना संभवतः सही नहीं समझा, या मैं भूल गया, आप इसे जो भी माने, कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने लोगों से भी करवाइए, अपने मित्रों से करवाइए, हमारे बेल आइकॉन को भी हिट करिए, और अपने विचार भी दीजिए अपना, जिस पर हम लोग विचार करें। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं, जय हिंद।